हम्म। नमस्कार। मैं गरिमा त्रिवेदी, सीहोर जिले से। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों के बीच आके अपने कुछ व्यूज रख पाऊँ आप सभी लोगों के आगे। तो आज का मैं आप सभी को अपना टॉपिक बताती हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है थायराइड में योग का महत्व। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने योगा में मास्टर्स किया हुआ है। मैं पिछले 2 सालों से योगा का प्रयास रेगुलरली कर रही हूँ और मैं एक योगशाला नाम की संस्था को भी चलाती हूँ, जिससे मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेती हूँ। राजमाता अहिल्या योग केंद्र में तपन जी, सुनील जी, हिम्मत जी, मीनाक्षी जी, शिवा जी, प्रभु जी, दीपक जी और नीता जी का बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा टॉपिक जो है वो है थायराइड में योग का महत्व। थायराइड में योग का महत्व जो है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो आपके गले में होती है, आपके कॉलर बोन के ऊपर होती है। अगर आप देखेंगे थायराइड हर किसी के गले में हर होती है, किंतु जब वह थायराइड ग्लैंड का जो काम होता है वो रहता है कि वो आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल होता है, या मेटाबॉलिक रेट जो हार्मोन्स रन करते हैं, माने कि जो जो चीजें आपकी चयापचय को सही रखती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती है, आपके फैट्स को कंट्रोल करती है, आपकी वेट को इंक्रीज नहीं होने देती है, और आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप काम को करते करते थक नहीं रहे हैं, वही सारे हार्मोन्स ये जो हमारा थायराइड है वो रिलीज करता है। पर थायराइड एक बीमारी कब बनती है? थायराइड एक बीमारी जब बनती है जब आपका थायराइड ग्लैंड उसको सीक्रेट करना या तो ज्यादा कर देता है या कम कर देता है। उसमें कई अगर हम देखें तो कई समस्याएं लोगों को देखने को मिली है इस चीज में, कि अगर लोगों का इसमें 2 प्रकार के थायराइड बताए गए हैं। एक हमारा होता है हाइपरथायराइड, दूसरा हमारा होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है, आपके शरीर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स इतने ज्यादा सीक्रेट करता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है या मेटाबॉलिक जो है आपका वो बहुत ही स्पीड से काम करता है, और जो नॉर्मल स्पीड में काम करना चाहिए उससे कहीं अधिक तक काम करता है। तो आप अगर हाइपरथायराइड के शिकार हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आप कंटिन्यूसली आप कितना भी खा रहे हैं, आप कितना भी अच्छा डाइट ले रहे हो तो भी आपका वजन दिन पे दिन घटता ही जाएगा। और जो हमारा हाइपरथायराइड होता है उसमें आपको सामान्यता देखने को मिलेगा कि आपका वजन दिन प्रतिदिन घटता ही जाएगा, कि आपका वजन जितना है, मतलब हाइपोथायराइड में आपका दिन पे दिन वजन बढ़ता जाएगा। मतलब कि आप कुछ भी खा रहे हो हर चीज फैट में कन्वर्ट हो रही है, ना कि एनर्जी में। पहले हम हाइपरथायराइड की बात करते हैं। हाइपरथायराइड में जो होता है उसमें आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, आपको घबराहट बहुत होगी अगर आपको हाइपरथायराइड है। ये मैं आपको उसके लक्षण बता रही हूं कि आप खुद को कैसे चेक कर सकते हो कि आपको हाइपरथायराइड है या हाइपो है। आपको घबराहट होगी, आपको अधिक पसीना आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा काम कर रहा है तो आपको पसीना भी बहुत आएगा, क्योंकि वो फैट हर चीज को पसीने में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके हाथों में कांपना स्टार्ट होंगे, आपके हाथों में थोड़ी सी शिवरिंग होगी। उसके बाद आपको देखने को पता चलेगा कि आपके बाल जो है वो पतले हो रहे हैं,
बाल झड़ते नहीं है। होता क्या है, हमारे बाल की कुछ वॉल्यूम होती है कि वो मोटा है या पतला है, तो दिन प्रतिदिन आपके बाल पतले होते जाएंगे। उसके बाद आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी, आपकी मांसपेशियां दिन पे दिन कमजोर होती जाएंगी, आप कुछ भी कार्य करेंगे आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं। उसके बाद आपकी दिल की धड़कन कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। अगर कुछ भी छोटी बहुत समस्या आ गई है घर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, मैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करूं। आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, किंतु आप खाएंगे भी, किंतु दिन प्रतिदिन आपका वजन सिर्फ घटता जाएगा। उसके बाद ये समस्या महिलाओं में भी देखी जाती है कि महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमित आ जाती है, मतलब रेगुलर नहीं होते हैं उनके पीरियड्स। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपोथायराइड की, हाइपोथायराइड में आपको थकान लगेगी। आप जो भी किसी भी काम को कर रहे हो, जो आप रेगुलर वर्किंग भी कर रहे हो, तो उसको आपको ऐसा लगेगा कि उसमें आप बहुत ज्यादा थक गए हो। उसके बाद आपको डिप्रेशन वाली कंडीशन भी आएगी। अगर आपको थायराइड आपका बिगड़ा हुआ है तो आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा कि आप अगर पब्लिकली बैठे हो तो आपको लगेगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई आपको महत्व नहीं दे रहा है, या कोई आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है चीजों में, तो आप धीरे धीरे किसी भी बात की टेंशन में डिप्रेशन में जाते रहोगे। और डिप्रेशन में आने का जो इनिशियल स्टेज होता है वो मैं आपको बताती हूँ, वो होता है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब आपको रात में 3 या 4 बजे आपकी नींद खुलेगी, उसके बाद घबराहट के कारण आपको नींद नहीं लगेगी। ये होती है एंजाइटी। एंजाइटी जब धीरे धीरे और विकराल रूप लेती है और जब बढ़ती जाती है तो वो डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद सर्दी के प्रति, या तो आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी या तो आपको सर्दी बहुत कम लगेगी। कभी हो सकता है कि नॉर्मल ठंड है पर आपको हर इंसान से ज्यादा ठंड लगेगी। उसके बाद आपका मेटाबॉलिक, जैसे मैं कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट धीरे हो जाएगा, कि आपके खाने को वो पचा नहीं पाएगा, तो कंटिन्यूसली आपका वेट बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपके नाखूनों का पतला होना। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे नाखून जो रहते हैं वह नॉर्मल शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में बढ़ते हैं, किंतु अगर आपको हाइपोथायराइड के सिम्टम्स होंगे तो दिन प्रतिदिन आपके नाखून आपको पतले दिखेंगे। उसके बाद आपको पसीना भी बहुत कम आएगा। आप सोचोगे कि आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो बट फिर भी आपको पसीना नहीं आ रहा है, आपको पसीना भी कम आएगा। उसके बाद आपकी जो स्किन है उसमें ड्राइनेस आएगी। स्किन आपको कहीं पे भी हो सकता है, आपके फेस पे, आपके हाथों पे, आपके कोहनियों में, आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट पे आपको स्किन में ड्राइनेस दिख सकती है। दैट मीन्स आप हाइपोथायराइड के शिकार हो रहे हो। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, हाइपरथायराइड में आपके बाल पतले होते हैं बट हाइपोथायराइड में आपके बाल झड़ते हैं। आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा, आपके बाल बहुत झड़ेंगे। कब्ज, जो हाइपरथायराइड के पेशेंट्स रहते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारी हो जाती है, कि ऑब्वियसली बात है अगर उनका मेटाबॉलिक रेट काम नहीं कर रहा है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा। उनकी आंखों में सूजन रहेगी, अगर वो सो रहे हैं या सुबह उठे हैं या पंखे के नीचे डायरेक्टली सो गए हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरी आंखों में हल्की हल्की स्वेलिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें, चीजों को थोड़ा सा भूल जाते हैं। अगर समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि आपने किसी इंसान को देखा तो है पर आप उसको एकदम से ध्यान भूल गए हो कि मैंने इसको कहाँ देखा है। उसके बाद आपको कंफ्यूज रहोगे, आपको बार बार सोचने पे मजबूर होगा, आप किसी भी एक डिसीजन मेकर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा एक मन में शंका रहेगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको हाइपर में भी बताया कि हाइपरथायराइड में महिलाओं के जो मासिक धर्म रहता है वो अनियमित हो जाता है, किंतु हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो उन महिलाओं में आपको पीसीओएस, पीसीओ या पीसीओडी के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके मासिक धर्म अनियमित रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चेहरे पे और आंखों पे सूजन,
खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना। अगर हम हाइपोथायराइड के पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मेटाबॉलिक रेट उनका कम हो जाता है, तो इसीलिए उनका ये कम खून में, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, थायराइड ग्लैंड एक्चुअली करती क्या है। थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 को सीक्रेट करती है, मतलब उनको मतलब उनको निकालती है हमारी बॉडी में, उन हार्मोन्स को निकालती है। अगर हमको हाइपो है तो T3 T4 का सीक्रेशन कम होगा, और अगर हमको हाइपरथायराइड है तो T3 T4 का सीक्रेशन ज्यादा होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है TSH, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। सेम केस रहता है जब हमको हाइपोथायराइड रहता है तो TSH का सीक्रेशन कम होगा, और अगर हमको हाइपरथायराइड है तो हमारा TSH का सीक्रेशन ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अब तो ये हो गया हमारे थायराइड की चीजें कि थायराइड से होता क्या है। अब हम जान लेते हैं कि थायराइड अगर हमें है तो उसके लक्षण तो हमने जान लिए, किंतु कारण क्या हो सकते हैं। थायराइड होने के कई सारे कारण होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता, लोगों को कहना होता है कि थायराइड सिर्फ जेनेटिकली होता है, नहीं, थायराइड होने के काफी सारे कारण होते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को पहले से थायराइड रहा है तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको थायराइड में, जैसे कि अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, या आप अल्कोहलिक हो, या आप स्मोक करते हो, तो भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और अधिकतर महिलाओं में देखा गया है कि उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी जब हार्मोनल चेंजेस कर रही है तो आपके थायराइड का लेवल अप या डाउन हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद में आपका थायराइड लेवल नॉर्मल भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद आपको थायराइड बना ही रहे। ये तो हो गए कारण। उसके बाद एक्चुअली थायराइड हार्मोन जो रहता है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। जो थायराइड हार्मोन है वह आपकी बॉडी में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की चयापचय को नियंत्रित कर रखता है। यह रक्त में चीनी या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। जैसे कि हाइपोथायराइड में अगर हमने बात किया तो उसमें हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट वीक होने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वहीं पे ये थायराइड ग्लैंड आपका काम करता है। ये आपकी हड्डियों को, पेशियों को, लेकिन तथा मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। मतलब आपकी हाइट को, आपकी मसल्स को, आपके ब्रेन को, हर चीज को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद आपकी हृदय गति को, आपके हार्ट बीट्स को और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं आती हूं जो हमारा मेन टॉपिक होता है योगा, कि थायराइड में योग का क्या महत्व है। थायराइड में योग का यही महत्व है कि अगर हम योगा करते हैं तो वह हमारे थायराइड को प्रॉपर काम करने के लिए अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। अगर हम रेगुलर योगा के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल भी हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम थायराइड पिल्स ले रहे हैं तो हमको जिंदगी भर के लिए लेनी है। नहीं, आप थायराइड पिल्स को भी खत्म कर सकते हो अगर आप योगा का अभ्यास करो। मैं योगासन कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी जो आप थायराइड के पेशेंट होते हुए आप ले सकते हो। जैसे कि बात करें तो आप सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आसनों से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए प्राणायाम कौन से जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मुद्राएं कौन सी जरूरी हैं। आसनों में अगर हम बात करें
तो हाइपरथायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो आसन होते हैं वह 5 आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेतुबंद आसन, ये आपके हार्मोन्स को नॉर्मल सीक्रेट करने में हेल्प करेगा आपको। मार्जरी आसन, शिशु आसन और शवासन। और धीरे धीरे अगर हाइपरथायराइड के पेशेंट्स मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वहीं अगर मैं बात करूं हाइपोथायराइड के लिए तो सभी आसन बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे कि कुछ मैं आपको स्पेशल बताती हूँ जो अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे होंगे अगर आप लोग रेगुलर करते हैं तो। सर्वांगासन, विपरीत करनी, जानुसिरासन, हलासन, मत्स्यासन और मार्जरी आसन। और तेजी गति से सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार को तेज गति से करते हो तो वहां पे आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हार्मोन्स को सीक्रेट करेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट वहां पे इंक्रीज होगा, आपको पसीना आएगा, आपका फैट जो कंटिन्यूसली आप जो भी खा रहे हो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है वो चीज हटेगी। तो आप जितना भी गत्यात्मक आसन करेंगे हाइपोथायराइड वाले उनके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज और, ये तो हो गई हमें आसन कौन कौन से करना चाहिए। हाइपोथायराइड के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उनको किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए या उनको कोई आसन नहीं करना चाहिए। बट हाइपरथायराइड के पेशेंट्स के लिए मैं आपको बताती हूं कि हाइपरथायराइड के पेशेंट्स कौन सा आसन नहीं कर सकते हैं। हाइपरथायराइड के पेशेंट्स को भुजंगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक भुजंगासन का अभ्यास हो गया और दूसरा हमारा हो गया भूमिपाद मस्तक आसन। भूमिपाद मस्तक आसन का भी अभ्यास हाइपरथायराइड के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। फिर हो गया अग्निसार। अग्निसार का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। अग्निसार का अभ्यास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्निसार जो है वो हमारे मेटाबॉलिक को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। अगर हमको भूख नहीं लग रही है या किसी भी आपके घर में कोई बच्चा है अगर आप उसको भूख नहीं लग रही है तो आप अग्निसार करवा सकते हो। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्ट्रांग होता है, उसको पचाने की क्षमता बढ़ती है। ये आसन हाइपोथायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनका चयापचय बढ़ेगा, किंतु हाइपरथायराइड के पेशेंट्स के लिए यह आसन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर अब मैं बात करूं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स और कौन कौन से आसन कर सकते हैं, आप उत्तान पादासन कर सकते हो, आप उत्तान हस्तासन कर सकते हो, आप भुजंगासन का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। और आप उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए जिसमें भी जो भी आसन है आप किसी भी इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हो, आप किसी भी योगा ट्रेनर के पास जा रहे हो, हमेशा याद रखिएगा आप या थायराइड के अगर पेशेंट है आप हर वो आसन करें जिसमें आपका गला स्ट्रेच होता है, मतलब अगर आपके गले में खिंचाव आ रहा है वो हर आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाल झड़ने के लिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं अगर और उनके बाल झड़ रहे हैं या हाइपरथायराइड के पेशेंट्स हैं उनके बाल पतले हो रहे हैं तो आप अगर कोशिश करें अगर आप चक्रासन का अभ्यास कर पाए तो, या कोई भी वो आसन जिससे आपका ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ आए। अगर आपका ब्लड फ्लो सर की तरफ आएगा तो आपके जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर्स को पतले होने का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। योग से कभी भी आप इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद ना करें। योग आपके शरीर के एक एक अंग पे काम करता है, तो आप जो भी आसन करें उसका आप इंतजार करें कि आप कितने लंबे समय तक वो आसन को कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा उसमें होल्डिंग करेंगे वह उतनी जल्दी आपके बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट डालेगा। हाइपरथायराइड के पेशेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग जो भी आसन करें उन्हें होल्डिंग के साथ में कीजिए ताकि वह आपके जो भी आपका थायराइड ग्लैंड है उस पर काम करे। और जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं वो होल्डिंग के साथ में
काफी गत्यात्मक आसन भी करें ताकि उनके जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होने में हेल्पफुल हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं आगे बढ़ती हूं अपने प्राणायाम की ओर। प्राणायाम ऐसा कोई सा भी नहीं होता जो कोई नहीं कर सकता। प्राणायाम आप सभी लोग कर सकते हैं, हाइपरथायराइड वाले भी कर सकते हैं, हाइपोथायराइड वाले भी कर सकते हैं। अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो सबसे अच्छा प्राणायाम होता है हमारा उज्जाई प्राणायाम, जिसमें हमारे सिर्फ गले से आवाज आती है। हम ब्रीथ करते हैं तो हम गले से आवाज निकालते हैं, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड में घर्षण होता है। और उसके बाद एक्सेल जो करते हैं हम अपनी नाक से एक्सेल करते हैं। इनहेल जो हम करेंगे हमेशा गले से इनहेल करेंगे। उज्जाई प्राणायाम अगर आप करेंगे आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको जो भी थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको तनाव की बहुत समस्या होती है, बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस होता है। छोटी छोटी बात पे चिंता करेंगे, छोटी छोटी बात पे काफी देर देर तक परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नींद की दोनों ही सिम्टम्स में प्रॉब्लम होती है। तो आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के बाद आप अपनी नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है उसमें आपको आपकी दोनों नॉस्ट्रिल को नॉर्मल करना होता है। आप 3 बार राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, 3 बार आप राइट से एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आप 3 बार लेफ्ट से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आप दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिएगा, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिएगा। उसके बाद नाड़ी शोधन करने के बाद आपको करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमेशा याद रखिएगा, अब आप सभी लोग योग के हैं या नहीं है, किंतु मैं आपको बताती हूं, जब भी हम नाड़ी शोधन, जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे आके खत्म करते हैं। हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे, आप प्राणायाम इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से आप एक्सहेल कर देंगे। ये हमारा एक चक्र होता है। इसी चक्र को आप कम से कम 10 से 20 बार कीजिए और आप रिजल्ट्स देखिए कि आपको 1 महीने में आपकी ब्रीदिंग में, आपके थायराइड में आपको चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, वो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को बहुत काम करेगा। आपको जो नींद की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप भ्रामरी प्राणायाम सोने के पहले भी कर सकते हैं और सोने के पहले आप तीनों प्राणायाम अगर करते हो, उज्जाई हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया। तो अगर किसी को भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है या नींद नहीं आ रही है रात में बहुत देर तक, तो आप ये 3 प्राणायाम कर सकते हो और आपको इसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आते हैं मुद्रा की। मुद्रा एक होती है हमारी, आप सभी मुद्रा को के बारे में तो आपको जानकारी नहीं होगी, बट एक बहुत ही कॉमन मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ये जो हम बनाते हैं, हमारे फिंगर और अंगूठे को हम मिलाते हैं, बाकी 3 फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहती है। कोई भी एक आप आसन ले सकते हो, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया या सुखासन हो गया। आप इसमें से कोई भी एक आसन लीजिए या आप वज्रासन कीजिए। तो आप कोई भी एक आसन लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आप टीवी देख रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप फोन चला रहे हो या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो आप अपना कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लेकर और ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाइए। ये आपको थायराइड को काम करने में काफी हेल्पफुल करेगा। आपका मस्तिष्क जितना शांत रहेगा, आपकी समस्याएं उतनी ही कम पैदा होंगी, आपकी समस्याएं उतनी ही कम होंगी आपको। ये तो रहा हमारा मुद्रा, आसन और योगा का काम। इसमें बहुत कुछ हमारे खान पान पे भी निर्भर करता है। अगर हमें थायराइड है तो हमें हमारा खान पान भी नियंत्रित करना होता है। खान पान में कई लोगों को डाउट रहता है कि थायराइड वाले पेशेंट्स को नींबू नहीं खाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, मूंगफली नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें हमें कम खानी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएं।
नहीं तो हमारी शरीर में जो भी चीज हम नहीं लेंगे उन सब चीजों की कमी आ जाएगी। अगर हम खान पान पे चले तो थायराइड के पेशेंट्स को वसा युक्त खाने को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। लाइक आप किसी भी जंक फूड को ले लीजिए, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, इन सब चीजों को आप अवॉइड कीजिए, किंतु आप घर का पका हुआ खाना खा सकते हो। घर के पकाए हुए खाने में आपको कोई कभी समस्या नहीं होगी, जिसमें कि आप वंस इन अ वीक आप भजिए भी खा सकते हो, वंस इन अ वीक आप छोले भटूरे भी खा सकते हो, वंस इन अ वीक आप पाव भाजी भी खा सकते हो। किंतु याद रखिए ये सभी चीजें घर की बनी हुई हो, बाहर की बनी हुई ना हो। आप सेव भी खा सकते हो बट घर के बने हुए, बाहर के बने हुए ना हो। और अगर आप खाने की बात करें तो आप रेशेदार खाने को जरूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, जैसे कि हरी भरी सब्जियां हो गई या सैलेड हो गया, इसको आप जरूर इंटेक कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स हो गए, उसे आप इंटेक कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जूसेस की बजाय फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, कि जिसमें आपको इजी रहे कि हाँ आपकी बॉडी एक्चुअली उसमें ना आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप फ्रेश फ्रूट्स लेते हो और अगर आप उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हो तो। और आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज कीजिए, जैसे कि दही हो गया। दही आपकी बॉडी में एक्चुअली B12 को कंप्लीट करेगा। थायराइड के पेशेंट्स में B12 की भी कमी बहुत देखने को मिलती है, तो दही आपकी बॉडी में B12 को कंप्लीट करेगा। आप जो अचार खाने को मना करते हैं, नींबू का अचार तो वैसे भी हम ले सकते हैं, किंतु हम आम का अचार भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि वह अचार बाहर का ना हो, आपके घर का बना हुआ हो। अगर आपके घर का बना हुआ अचार है और पुराना अचार है तो आप उस अचार को भी इंटेक कर सकते हो। आप अपने नॉर्मल अगर हम बात करें तो सभी लोग एक इंडियन थाली को हमेशा लो। इंडियन थाली जो रहती है वो हरी भरी थाली रहती है, जिसमें हमें रोटी भी रहती है, चावल भी रहता है, दाल भी रहती है, दही भी रहता है, हम अचार भी लेते हैं, पापड़ भी लेते हैं, सैलेड भी लेते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत कलरफुल थाली होती है, जिसको देख के हमारी आंखें बहुत खुश होती हैं और हमारा मन बहुत खुश होता है कि हाँ हम इतना हरा भरा खाना खाने वाले हैं। और फिर अगर हम बात करें, कई लोगों को ये रहता है कि हमको पनीर नहीं खाना है। पनीर क्यों नहीं खाना है? पनीर आप बिल्कुल इंटेक कर सकते हो। पनीर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फैट्स है तो पनीर में प्रोटीन भी तो है। अगर आप नॉनवेज, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर का इंटेक कीजिए ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन जाए, क्योंकि दालों के माध्यम से हमको उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना हम पनीर के माध्यम से ले सकते हैं या एग्स के माध्यम से ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप नॉन वेजिटेरियन अगर है भी तो आप जो भी आप नॉनवेज लेते हो, लाइक मटन हो गया, चिकन हो गया, इसको आप हफ्ते में वंस इन अ वीक या ट्वाइस या 2 वीक में एक बार ही लें, क्योंकि ये आपका शरीर नहीं है इनको पचाने के लिए। आप इसको पचा नहीं पाओगे, ये बहुत गरिष्ठ होता है आपके लिए, आपके पेट में काफी देर तक पड़ा रहेगा और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें कि आप इसको ना लें। आप इंडियन थाली में आप सब कुछ खा सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज बताऊंगी आपको, अगर आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, अगर हम थायराइड पेशेंट्स की बात करें, आप अगर इसको सुधारना चाहते हैं तो आप अपने जीवन शैली पे काम कीजिए। अपनी जीवन शैली को सुधारने का प्रयास कीजिए। जीवन शैली जो आपके दादी बाबा अपनाते थे वह जीवन शैली सबसे अच्छी होती है जो आपके पूर्वज अपनाते थे, जैसे कि सुबह उठना, सुबह समय से उठना, उसके बाद आपके नियमित काम करना, ब्रश करना, कुल्ला करना, ब्रश करना, कुल्ला करना, स्नान करना, पूजा करना, उसके बाद फिर आपका समय से नाश्ता करना, थोड़ी देर धूप में भी बैठना। उनकी हर चीज समय से चलती थी और वह रात में भी समय पे सोते थे।
तो यह जीवन शैली अगर आप अपनाते हैं, व्यायाम करना, आप कम से कम 150 मिनट्स हफ्ते में अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए। कम से कम 150 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ताकि आपकी बॉडी एक नॉर्मल, आप जो नॉर्मल डेली के काम करते हो उसमें तो कोई आपको थकान होती नहीं है, वो आपकी आदत होती है कि आपकी बॉडी उतना काम कर सकती है, किंतु आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आप हफ्ते में 6 दिन कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है कि आप 6 दिन 1-1 घंटा अपने शरीर के लिए, आपके खुद के लिए निकाल रहे हो। और कोशिश कीजिए जो आप खान पान करते हैं वो वही खान पान रखिए जो आपके जीन्स में है, जो आपके पूर्वज खाते थे। कभी भी डाइट हर रीजन के लिए सेम नहीं होती, कि पता चला आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, या आप साउथ रीजन से बिलोंग करते हो और आप डाइट वही रख रहे हो। नहीं, आप अपने अपने रीजन के हिसाब से खाना खाइए। आपके रीजन में जो पहले से खाते आ रहे हैं वही खाइए। अगर मैं बात करूं तो गेहूं हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का जो है वो है मोटा अनाज। आप मक्के का इंटेक कर सकते हो, आप ज्वार खा सकते हो, आप बाजरा खा सकते हो। और ये बहुत ही लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चावल से वजन बढ़ता है। नहीं, चावल से कभी वजन नहीं बढ़ता। चावल से अगर आप, हाँ ये चीज होती है कि आजकल जो मार्केट में आ रहा है वो काफी पॉलिश्ड राइस आ रहा है, आप उसको अवॉइड कीजिए। आप खेत से लिया हुआ चावल लीजिए जो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल। अगर आप खेत का चावल देखोगे तो वो हल्का सा ब्राउनिश होता है, आप वो चावल ले सकते हो। वो आपके बॉडी में एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करता है। बी कॉम्प्लेक्स हमको या तो इडली में मिलता है या तो चावल में मिलता है। अब इडली तो हम डेली डेली इंटेक नहीं कर सकते, मतलब जिस भी चीज में हम खमीर उठाते हैं उसमें हमको बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, तो आप चावल के माध्यम से अपनी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चावल का इंटेक करते हो सिर्फ रात के समय तो आपके शरीर में ब्लोटिंग या सूजन जैसी चीज आपको नहीं मिलती, आपको काफी लाइट लगता है, क्योंकि अगर हम गेहूं खाते तो गेहूं हमारे बॉडी में देर से पचता है, और अगर हम चावल खाते तो चावल जो पचता है वो बहुत जल्दी पच जाता है। मेरा तो यही खत्म हुआ, मेरे पास यही कुछ जानकारी थी आप सभी को देने के लिए। अगर जितने भी लोग लाइव हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई क्वेश्चंस हो जो आपको अभी भी रह गए हो आपके मन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लगता है किसी के पास कोई डाउट्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या लोग ज्यादा अभी ऑनलाइन है नहीं। चलिए फिर ठीक है, मैं अपने सेशन को यहीं एंड करती हूँ। एंड में मैं एक बार फिर राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को धन्यवाद करती हूँ, उनके समस्त सदस्य जो ये जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि वह दिन प्रतिदिन 365 दिन आपके पास किसी ना किसी योगा ट्रेनर को या योगा इंस्ट्रक्टर को या किसी भी योगा से संबंधित व्यक्ति को आप सभी लोगों के बीच लेके आते हैं, और उनको भी मौका देते हैं कि वह अपने विचार आके आप सभी लोगों के सामने आके बोले। तो एट द एंड बट नॉट ओके, राकेश जी का क्वेश्चन आया है कि योगा करने के बाद भी बैक पेन होता है। सर ये हो सकता है कि आप योगा किसी गलत ढंग से कर रहे हो। मैं आपको बैक पेन के लिए कुछ बताती हूँ। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप जब भी लेटते हो, पीठ के बल जब भी आप लेट रहे हो, तो आप या तो जो हमारा वाटर बैग आता है उसमें आप हल्का सा गर्म पानी, ज्यादा पूरा मत भरना, उसको आधा भरिएगा और उसको अपने कमर के नीचे लगा के आप योगा कर सकते हो, या किसी भी पतले पिलो को, या आप चादर को लेके फोल्ड करके अपने कमर के नीचे करके योगा कीजिए। और योगा की आप गत्यात्मक बिल्कुल मत कीजिए,
आप फ्रंट बेंडिंग वाले आसन बिल्कुल मत कीजिए। जब अगर आपको कमर में दर्द है तो आप जो भी आसन कर रहे हैं वो बैक बेंडिंग वाले आसन कीजिए। जैसे भुजंग आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, और हमारा सर्पासन हो गया, या हम ले सकते हैं, हम चक्रासन भी कर सकते हैं आप, बट जब आपकी कमर में दर्द खत्म हो जाए। और जब भी आप लेट रहे हो तो अपनी कमर के नीचे किसी भी पतले से पिलो को लगा के लेटिए। आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसकी सिकाई भी कीजिए गर्म पानी और ठंडे पानी से। अगर ठंड का सीजन है तो 3 मिनट ठंडे पानी से, 2 मिनट गर्म पानी से। और अगर माय मिस्टेक, अगर ठंड का सीजन है तो 3 मिनट गर्म पानी से, 2 मिनट ठंडे पानी से। और अगर गर्मी का सीजन है तो 3 मिनट ठंडे पानी से और 2 मिनट गर्म पानी से। आप ऐसे करके उसकी सिकाई करेंगे तो वो वहां पे आपके पेन को कंट्रोल करेगा। आप उसके बाद योगा करिए। चलिए, मैं अपने सेशन को अब यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के सदस्य हैं वह अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और एक बार फिर मुझे मौका देंगे वापस से आप सभी लोगों के बीच आने का। तो आई वुड लव टू थैंक तपन सर, सुनील सर, हिम्मत सर, मीनाक्षी मैम, शिवा सर, प्रभु सर, दीपक सर and Neeta ma'am. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.